अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम लोग अक्सर सुनते हैं कि यूएस ने फला मुल्क की हुकूमत गिरा दी, लेकिन इसका मतलब क्या है? और जब कोई सुपर पावर किसी मुल्क की हुकूमत गिराती है तो उस वक्त क्या होता है? दोस्तों, आज हम लोग अमेरिका का प्ले बुक समझेंगे और देखेंगे कि ईरान में तारीख अपने आप को कैसे दोहरा रही है। दोस्तों, इसको समझने के लिए ये दो वीडियोस आप पहली ये वेनेजुएला वाली वीडियो देखें कि मडुरो जो वेनेजुएला का डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट था, उसको कैसे किडनैप करने के लिए यूएस फोर्सेस वेनेजुएला के अंदर आई। और दोस्तों, ये दूसरी वीडियो देखिए। ये वीडियो कल ईरान ने अपने एक्स के प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया और उसमें उन लोगों ने दिखाया तो उन्होंने बुलाया है यूके, फ्रांस, इटली जैसे ममालिक के एम्बेसडर्स को, और जो प्रोटेस्ट हुआ था उस प्रोटेस्ट में जो साथ और CIA ने जो इंटरफेरेंस किया है वो सब कुछ दिखाया है कि कैसे ये प्रोटेस्ट को ड्रीम बनाया गया। इस प्रोटेस्ट के बारे में कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो मैं आगे जाकर आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं यूएस के बहुत ही ज्यादा अहम और कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर, जिसका नाम है रिजीम चेंज। Policy change. America's role in overthrowing an Iranian government during the Cold War and threatened our ally Israel, seeking regime change. तो चलिए दोस्तों, इस पर एनालाइज करना शुरू करते हैं। दोस्तों, अमेरिका का दूसरी हुकूमतों में दखल देने का जो तरीका है ये कोई नया नहीं है। ये सिलसिला कोई 100 सदियों से पुराना है। 1900s में आकर अमेरिका ने अपने करीबी इलाकों में अपना ताकत दिखाना शुरू किया था, लेकिन रिजीम चेंज का जो सुनहरी दौर है ये शुरू हुआ था कोल्ड वॉर्स के बाद। कम्युनिज्म के डर ने अमेरिका और CIA को पूरी दुनिया में खुफिया ऑपरेशन करने पर मजबूर किया। ईरान 1953, ग्वाटेमाला 1954 और चिली 1973। दोस्तों, ये सिर्फ तारीख नहीं है बल्कि वो लम्हात है जब एक चुनी हुई हुकूमत को अमेरिका के मदद से गिराया गया। इसकी वजूहात कभी ऑयल थी और कभी कॉर्पोरेट फायदा। ईरान की मिसाल अहम है। 1951 में मोहम्मद मुसद्दक ईरान के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने। वो बहुत पॉपुलर थे क्योंकि उन्होंने ईरान के ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया था, जो पहले से ब्रिटिश के कब्जे में थी। ब्रिटिश ने गुस्से में आकर अमेरिका से मदद मांगी। British paratroopers were ready to invade Iran. Men under the fighting command of Brigadier Darling, by merely being alerted, have to some extent calmed down the extremists in Prussia. If the paratroops do go there, their role will be to protect our own people, not to intimidate the Prussians. अमेरिका को डर था कि ईरान सोवियत यूनियन की तरफ ना चले जाए, इसलिए 1953 में CIA ने ऑपरेशन एजेक्ट शुरू किया। पैसे देकर प्रोटेस्ट करवाए, प्रोपेगेंडा फैलाया गया और आखिरकार मुसद्दक के तख्ते को उलट दिया गया। इसका नतीजा क्या हुआ? दोस्तों, इसका नतीजा भी बहुत खतरनाक हुआ, क्योंकि जब आप एक किसी मुल्क के इलेक्टेड मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को आप गिराते हो तो फिर वहाँ पर दहशतगर्द तंजीमें बनती हैं, और फिर वही सब ईरान में भी हुआ। मुसद्दक जेल चला गया और अमेरिका के पसंदीदा शाह मोहम्मद रजा पहलवी इसी का बेटा है जो आज अमेरिका रिजीम चेंज के बाद लाना चाह रहा है। लेकिन यही वो वक्त था जिसने ईरान और अमेरिका के दरमियान नफरत का बीज बोया, तो आगे जाकर 1979 को एक इस्लामिक रेवोल्यूशन का वजह बना। दोस्तों, आज दोबारा ईरान और अमेरिका दोनों आमने सामने हैं, लेकिन इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम। अमेरिका को डर है कि ईरान न्यूक्लियर बम न बना दे। फिर है रीजनल पावर। ईरान लुबनान, यमन और इराक में अपने असर रसूख को बढ़ाकर अमेरिका के दोस्त इसराइल को चैलेंज करता है। और दोस्तों, ऑयल एक
मेन चीज है और ईरान के पास तेल का मिकदार बहुत ज्यादा है और ईरान स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जैसे अहम समुद्री रास्ते को भी कंट्रोल करता है। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी और अब 2026 में अमेरिका फर्स्ट स्ट्रेटेजी ने इस तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है। अब दोस्तों हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर इस चीज को समझते हैं कि अब कोई भी कंट्री आकर डायरेक्ट वॉर नहीं करती है, लेकिन रिजीम चेंज में और जो प्रेशर डालने में कौन कौन से अहम नुकात होते हैं अभी हम लोग उसको समझेंगे कि अमेरिका कैसे करके किसी भी मुल्क में प्रेशर डाल। 4 पॉइंट्स बताने के बाद मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दूंगा। सबसे पहले है सख्त सैंक्शंस। इकोनॉमी को इतना तबाह कर दो कि आम लोग अपनी ही हुकूमत के खिलाफ हो जाए। अंदरूनी अपोजिशन पार्टी की मदद, सोशल मीडिया और प्रेसों के जरिए प्रोटेस्ट करने वालों की हिम्मत बढ़ा दो। फिर है साइबर वॉरफेयर, कंप्यूटर वायरस जैसे स्टक्सनेट के जरिए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की बिजली के सिस्टम्स को तबाह कर देना। Iranian officials now say more than 900 people were killed during Israel's 12-day bombing campaign. Israel says at least 3 of Iran's top military commanders were killed, and its largest uranium enrichment site was damaged. इंफॉर्मेशन वॉर की मीडिया के जरिए हुकूमत की बुराइयां दिखाना और लोगों को उकसाना। दोस्तों ये वही वक्त था जब मैंने भी आपको ऊपर आपको मैंने एक वीडियो दिखाया था और उस प्रोटेस्ट की शुरुआत कैसे हुई आए समझते हैं। ईरान में इतना सैंक्शंस लगने के बाद ईरान का इकोनॉमी था वो बिल्कुल तबाह हो गया था और $1 1 मिलियन ईरानी रियाल तक चला गया था। Iran's economy is facing one of its sharpest declines in years. The country's currency, the rial, has crashed to a record low. जिसकी वजह से लोगों ने एक बहुत ही ज्यादा पुरअमन प्रोटेस्ट निकाला। उसके बाद इसी प्रोटेस्ट में कुछ ऐसे अनासिर हमें देखने को मिले जिसने लोगों को उकसाया और लोगों से एक पुरअमन प्रोटेस्ट को एक पुरतशद्दुद प्रोटेस्ट बना दिया और उसी के बाद हमें ये सब दिखने को मिला जो मैंने आपको ऊपर वीडियो में दिखाया। लेकिन दोस्तों याद रहे रिजीम चेंज हमेशा कामयाब नहीं होता। इराक, लीबिया, अफगानिस्तान की मिसाल हमारे सामने है। जब भी कोई हुकूमत जबरदस्ती गिराई जाती है वहाँ दहशतगर्दी और अफरा तफरी कियोस पैदा होता है। अगर ईरान में ऐसा हुआ तो पूरा मिडिल ईस्ट आग के लपेट में आ सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो से हमें ये सीखने को मिला है कि रिजीम चेंज हमेशा बहुत ही ज्यादा पुरतशद्दुद रही है। लेकिन क्या दोस्तों आपको लगता है कि किसी और के मुल्क गवर्नमेंट को बदलने का हक किसी और मुल्क के पास है? दोस्तों कमेंट में लाजमी बताएं और कमेंट में ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में आपको चाहिए है ताकि मैं और मेरी टीम आपके इस रिक्वेस्ट पे काम कर सके। अपना और अपने लवाहिकीन का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। शुक्रिया।